नमस्कार दोस्तों, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। वो मंच जहां हम किताबों से सफलता के सूत्र आपके लिए लाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, अक्सर जब हम किसी सफल लीडर को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये गुण तो जन्म से ही मिलते हैं। आरके, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है या लीडरशिप एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है, विकसित कर सकता है? इसी बड़े सवाल का जवाब देती है आज की हमारी किताब, आप भी लीडर बन सकते हैं। ये किताब इस धारणा को तोड़ती है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये किताब उन सभी गुणों, तकनीकों और रहस्यों को उजागर करती है जो किसी भी आम इंसान को एक असाधारण लीडर में बदल सकते हैं। चाहे वो सही विजन रखना हो, टीम को प्रेरित करना हो या मुश्किल फैसले लेना हो। तो अगर आपके अंदर भी कहीं एक लीडर छिपा है और आप उसे बाहर लाने का रास्ता खोज रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक गाइड की तरह है। तो चलिए लीडरशिप के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी एक लीडर बन सकते हैं। आज देखिए, तकनीक ने हमें जोड़ने के कितने सारे साधन दे दिए हैं। ईमेल है, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स, पर क्या इससे लोगों के बीच का असली संवाद, वो दिली रिश्ता वाकई मजबूत हुआ है? मुझे तो लगता है कई बार उल्टा असर हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने भी यही कहा, आपकी तकनीकी काबिलियत कितनी भी हो, लोगों से जुड़ने और संवाद करने का हुनर आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आज के दौर की एक अजीब सी पहेली है नहीं? संवाद के इतने साधन, पर संवादहीनता बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये हुनर इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि दुनिया आप देख ही रहे हैं, थम नहीं रही है। ये लगातार बदल रही है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। ऐसे में वो पुराना कमांड एंड कंट्रोल वाला तरीका, यानी बस हुक्म चलाना और कंट्रोल रखना, अब बिल्कुल काम नहीं करता। आज के लीडर्स को लोगों को प्रेरित करना होगा, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। आप जापान के आर्थिक चमत्कार को ही देख लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वो फिर से उठ खड़े हुए, तो इसमें गुणवत्ता विशेषज्ञ डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग की सलाह का बड़ा हाथ था। उन्होंने जापानी कंपनियों से कहा कि अमेरिकी मॉडल की नकल मत करो, बल्कि अपने कर्मचारियों को साथ लो, उनकी सुनो, गुणवत्ता पर ध्यान दो, ग्राहक को समझो। ये सब क्या था? ये सब गहरे मानवीय संबंधों पर ही तो आधारित था। वाह, ये तो कमाल की बात है। और डेल कार्नेगी की अपनी कहानी भी तो यही दिखाती है। जब वो 1912 ने मिसौरी से न्यूयॉर्क आए तो शुरू में एक्टिंग में हाथ आजमाया, फिर सेल्समैन बने। लेकिन उन्हें असली सफलता तब मिली जब उन्होंने वयस्कों को पब्लिक स्पीकिंग, मतलब भाषण देने की कला सिखाना शुरू किया। उनके सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने सिद्धांतों पर जोर दिया, जैसे हमेशा दूसरे इंसान के नजरिए से सोचने की कोशिश करो, लोगों की सच्ची तारीफ करो, उनमें ईमानदारी से दिलचस्पी लो। ये बातें 100 साल पहले भी सच थीं और आज भी उतनी ही असरदार हैं। इन्हीं विचारों से उनकी वो विश्व प्रसिद्ध किताब निकली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, जो 1936 में छपी और आज भी बेस्ट सेलर है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं शक्तिशाली सिद्धांतों में से कुछ पर और गहराई से बात करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है सच्ची प्रशंसा करना और हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना। इसमें वाकई जादू है। मुझे बेसबॉल टीम के मालिक फ्रेड विलपॉन्ड की कहानी याद आ रही है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। एक बार स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वो उन्हें पहचानता नहीं था। अब विलपॉन्ड चाहते तो उसे वहीं सबके सामने बुरी तरह डांट सकते थे ना, उनके पास पूरी ताकत थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस गार्ड को शर्मिंदा करने के बजाय बाद में उसे अपने हाथ से एक नोट लिखकर भेजा और उसके काम की तारीफ की। कहा कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। सोचिए, ये उस पुराने बॉस हमेशा सही होता वाले घिसे पिटे रवैये से कितना अलग और कितना ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छे लगने वाली बात नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। डेल कार्नेगी और सिगमंड फ्रॉइड जैसे विचारकों ने भी कहा है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, मतलब अहम की भावना। जब हम किसी की सच्ची दिल से निकली तारीफ करते हैं तो हम असल में उनकी इसी बुनियादी जरूरत को पूरा करते हैं। ये चापलूसी नहीं है, ये इंसान की आत्मा को पोषण देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का किस्सा भी है, FDR का। हाँ, सुना है। उन्होंने खास तौर पे अपने लिए एक कार बनवाई थी। जब कार डिलीवर हुई तो उन्होंने मैकेनिक मिस्टर चैम्बरलेन को बुलाया और सबके सामने कार की छोटी छोटी चीजों के लिए उनकी तारीफ की। रेडिएटर कितना बढ़िया है, शीशे सही लगे हैं, सीट कवर आरामदायक है। अरे वाह। यहाँ तक कि सूटकेस पर लगे उनके नाम के पहले अक्षर की भी तारीफ की। ये छोटी छोटी सराहनाएं लोगों पर कितना गहरा असर डालती है। उन्हें लगता है कि उनके काम को महत्व दिया जा रहा है।
ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली विचार है। यानी तारीफ सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले की जरूरत पूरी करने के लिए। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू है, हमेशा कोशिश करना कि हम स्थिति को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देख सकें। क्या हम अक्सर अपनी ही सोच में इतने उलझे रहते हैं कि सामने वाले की दुनिया देख ही नहीं पाते। किताब में एक सेल्समैन मिस्टर मैनिंग की कहानी है जो कब्रिस्तान के लिए प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा था और बार बार फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसे, निवेश और भविष्य के फायदे की बात कर रहा था। बिल्कुल, वो अपने नजरिए से बेच रहा था, ग्राहक के नजरिए से नहीं। फिर उसके मैनेजर ने उसे समझाया कि लोग कब्रिस्तान में प्लॉट क्यों खरीदते हैं, अक्सर इसलिए कि वो अपने प्रियजनों के साथ मृत्यु के बाद भी एक तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, एक पारिवारिक स्थल चाहते हैं। जैसे ही मैनिंग ने ग्राहकों की इस भावनात्मक जरूरत यानी परिवार की एकता और सम्मान बनाए रखने की इच्छा को समझना और उस पर बात करना शुरू किया, उसकी बिक्री आसमान छूने लगी। अरे वाह! ये दिखाता है कि सिर्फ अपना फायदा देखने के बजाय दूसरे की जरूरत या चिंता को समझना कितना जरूरी है। यानी सिर्फ नजरिया बदलने से सेल्समैन की पूरी किस्मत बदल गई। ये तो कमाल है। और वो नौकरी के आवेदन वाली महिला का उदाहरण भी तो है। सैकड़ों पत्रों के बीच उसका पत्र अलग कैसे दिखा। हाँ, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने सीधे नौकरी नहीं मांगी, बल्कि उसने नियोक्ता की समस्या को समझा कि उनके पास इतने सारे पत्र पढ़ने का समय नहीं होगा। उसने अपने आवेदन में ही इसका समाधान दे दिया, संक्षेप में अपनी योग्यताएं बताईं और कहा कि वो नियोक्ता का समय बचा सकती है। नतीजा, उसे तुरंत इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। हाँ, और ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत बातचीत में ही नहीं, बड़े बिजनेसेस में भी उतना ही कारगर है। सोचिए, सैम वॉल्टन ने अपने वॉलमार्ट स्टोर्स के दरवाजे पर ग्रीटर्स यानी मुस्कुराकर स्वागत करने वाले लोग क्यों रखे थे। सही बात है। या नॉर्डस्ट्रॉम जैसा बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर अपनी बेहतरीन ग्राहक सेवा के लिए क्यों मशहूर है, जहां वो ग्राहक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो ग्राहक के अनुभव और उसके नजरिए को सबसे ऊपर रखते हैं। इससे भरोसा बनता है, ग्राहक जुड़ा हुआ महसूस करता है, और यही लंबे समय की सफलता का राज है। सही कहा। चीन के कालीन व्यापार वाला किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। 1989 में तियानमेन चौक की दुखद घटना के बाद जब पूरी दुनिया चीन से व्यापार संबंध तोड़ने की बात कर रही थी, एक अमेरिकी कालीन आयातक ने अपने चीनी सप्लायर को सिर्फ एक सहानुभूति भरा टेलीग्राम भेजा। अच्छा? क्या लिखा था उसमें? बस उनके परिवार और कर्मचारियों की खैरियत पूछी गई थी, अपने बड़े ऑर्डर का कोई जिक्र तक नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब चीन से माल भेजना लगभग नामुमकिन था, उस सप्लायर ने किसी तरह उस अमेरिकी कंपनी का पूरा ऑर्डर समय पर भिजवा दिया। कमाल है। क्यों? क्योंकि उस एक छोटे से सहानुभूति भरे संदेश ने मानवीय रिश्ता बना दिया था, दिखा दिया था कि अमेरिकी कंपनी को सिर्फ अपने माल की नहीं बल्कि उनकी भी परवाह है। ये है दूसरे के नजरिए को समझने की ताकत। दिलचस्पी लेना। उन्होंने कुत्ते का कितना प्यारा उदाहरण दिया है। एक कुत्ता आपको प्यार क्यों करता है? क्या उसे आपसे कुछ चाहिए होता है? नहीं, वो बस आपको देखकर खुश होता है, पूंछ हिलाता है, अपना स्नेह दिखाता है, बिना किसी उम्मीद के। क्या हम इंसान भी एक दूसरे में ऐसी सच्ची दिलचस्पी ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कार्नेगी कहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं और लेना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक बहुत लोकप्रिय पादरी थे मॉन्सिग्नोर टॉम हार्टमैन। हजारों लोग चाहते थे कि वही उनकी शादी करवाएं या उनके बच्चों का बैप्टिज्म करें। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो हर इंसान में सच्ची गहरी दिलचस्पी लेते थे। वो लोगों के नाम याद रखते थे, उनके परिवार के बारे में पूछते थे, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल होते थे। उन्हें सच में लोगों की परवाह थी। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि इतनी सीधी सी बात, दूसरों में दिलचस्पी लेना, हम अक्सर क्यों भूल जाते हैं। शायद हम अपनी ही दुनिया में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हाँ, और मनोविज्ञान भी यही कहता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनमें रुचि दिखाते हैं, और जब कोई हम में रुचि दिखाता है तो हम भी बदले में उसमें रुचि लेने लगते हैं। ये एक दो तरफा रास्ता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय रूप से सुनना। स्पेनिश भाषा में सुनने के लिए दो शब्द हैं। ओयर, जिसका मतलब है आवाज का कानों तक पहुंचना, जैसे ट्रैफिक का शोर, और दूसरा शब्द है एस्कुचार, जिसका मतलब है ध्यान से सुनना, समझना, सामने वाले की बात को आत्मसात करना। अच्छा, हमें एस्कुचर करना सीखना होगा। ओयर और एस्कुचर ये तो बहुत अच्छा फर्क बताया। हाँ, और ठीक से न सुनने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मशहूर टीवी होस्ट ह्यू डाउन्स ने अपने करियर की शुरुआत का एक किस्सा सुनाया था। उनके एक बहुत अनुभवी सहकर्मी एक लाइव इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यूअर ने उनसे एक मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन वो सहकर्मी शायद अपने ही विचारों में खोए थे
उन्होंने सवाल ठीक से सुना ही नहीं और कुछ और ही जवाब दे दिया। इससे उनकी बहुत किरकिरी हुई। दूसरी तरफ स्टीफन घायसेल्स की कहानी देखिए। उनकी नौकरी चली गई, वो बहुत निराश थे, लेकिन फिर उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स किया और सीखा कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी कैसे ली जाए, सहानुभूति कैसे दिखाई जाए। इस बदलाव ने न सिर्फ उन्हें एक नई बेहतर नौकरी दिलाई, बल्कि उनके पूरे जीवन को बदल दिया। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद कामों में से एक है। ये तीनों सिद्धांत, सच्ची प्रशंसा, दूसरों का नजरिया समझना और सच्ची दिलचस्पी लेना, वाकई रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। अब अगर हम बात करें लोगों को प्रेरित करने और एक अच्छी टीम बनाने की, तो यहाँ भी कार्नेगी के विचार बहुत कारगर हैं। आप किसी से जबरदस्ती बढ़िया काम नहीं करवा सकते, है ना। उनके अंदर वो इच्छा, वो आग जगानी पड़ती है। बिल्कुल। एंड्रू कार्नेगी की वो खरगोश वाली कहानी याद है ना, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को रोज खरगोशों के लिए चारा लाने को कैसे प्रेरित किया? कोई इनाम देकर नहीं, उन्होंने बस खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पर रख दिया। अब हर बच्चा अपने नाम वाले खरगोश का पेट भरने के लिए खुशी खुशी चारा ले आता था। कितना सरल लेकिन कितना प्रभावी तरीका। रीबॉक कंपनी के पूर्व सीईओ पॉल फायरमैन भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। उनका कहना था कि मैं अपने कर्मचारियों को आदेश नहीं देता, मैं उन्हें अपने सपने में शामिल करता हूँ, उनसे जुड़ता हूँ। सवाल ये है कि लोगों को असल में चाहिए क्या होता है। कार्नेगी ने इसकी एक सूची बनाई थी। अच्छा स्वास्थ्य, भोजन, नींद, पैसा और जो पैसा खरीद सके, जीवन के बाद का जीवन, यौन संतुष्टि, हमारे बच्चों का भला और सबसे जरूरी महत्व की भावना। हाँ, महत्व की भावना, ये शायद सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। बिल्कुल। ज्यादातर बाकी जरूरतें तो किसी न किसी तरह पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण महसूस करने की प्यास है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। एक अच्छा लीडर इसी प्यास को समझता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो सिर्फ एक पुर्जा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण लक्ष्य का हिस्सा है, तो वो खुद ब खुद प्रेरित हो जाता है। सही है। मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी के बिल रीस का उदाहरण देखिए। उनका एक ग्राहक था जिसे हवाई जहाज के एक जरूरी पुर्जे की तुरंत जरूरत थी। रीस ने उस पुर्जे को ढूंढा और उसे लेकर एयरपोर्ट भागे। जब तक वो पहुंचे, प्लेन रनवे पर चलना शुरू हो चुका था। अरे बाप रे! फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लेन रुकवा दिया, पुर्जा ग्राहक तक पहुंचाया। सोचिए उस ग्राहक को कैसा महसूस हुआ होगा और कंपनी के कर्मचारियों को भी कितना गर्व हुआ होगा। अविश्वसनीय। प्लेन रुकवा दिया, ये तो समर्पण की हद है। हाँ, और ये दिखाता है कि ग्राहक और काम कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह बोर्डरूम रिपोर्ट्स नाम की एक कंपनी का उदाहरण है जो अपने कर्मचारियों के सुझावों को बहुत गंभीरता से लेती है। वो लगातार उनसे पूछते हैं कि काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये कुछ जापानी काइजन सिस्टम जैसा है। हाँ, निरंतर सुधार। बिल्कुल। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है, तो वो ज्यादा योगदान देते हैं। और हाँ, एक और बात, अच्छे काम का श्रेय देना कभी ना भूलें। अगर टीम ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ सबके सामने करें। बिल्कुल सही। टीम बनाने की बात चली है तो आजकल वो पुराने पिरामिड जैसे संगठन जहां ऊपर बॉस बैठा है और नीचे सब हुक्म मानते हैं, वो टूट रहे हैं। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था कि भविष्य के संगठन सॉकर टीम की तरह होंगे, जहां हर खिलाड़ी को अपनी पोजीशन पता होती है, वो जिम्मेदार होता है और सब मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। संगठन ज्यादा फ्लैट मतलब समतल हो रहे हैं। सही है। ऐसे में टीम का आत्मविश्वास बढ़ाना और भी जरूरी हो जाता है। एक किंडरगार्टन टीचर बारबरा हैमरमैन का उदाहरण दिया गया है। वो अपनी क्लास में बच्चों को कैसे सिखाती हैं। वो उनमें एक सबके लिए और सब एक के लिए वाली भावना जगाती हैं, हर बच्चे को खास महसूस कराती हैं। ये बहुत जरूरी है। और लीडर का काम सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना है। अडोल्फ साइट्स, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, उनका तरीका देखिए। उन्होंने अपनी सेल्स टीम की मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग शुरू करते ही उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें टीम से क्या चाहिए। अच्छा, तो क्या किया? बल्कि उन्होंने पूछा, आप लोग मुझसे, अपने मैनेजर से क्या उम्मीद रखते हैं? पहले तो सब झिझके, फिर उन्होंने बताना शुरू किया, हमें सपोर्ट चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, सही ट्रेनिंग चाहिए। जब सबने अपनी बात कह दी, तब साइट्स ने बताया कि वो टीम से क्या उम्मीद रखते हैं। वफादारी, पहल, सकारात्मक रवैया और टीम भावना।
इस दो तरफा संवाद से टीम ज्यादा प्रेरित हुई। कितना फर्क पड़ता है ना सिर्फ पूछने के तरीके से। अच्छा, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, चुनौतियों का सामना करना। चाहे वो गलतियां हों, लक्ष्य तय करना हो या मुश्किल समय में भी सकारात्मक बने रहना हो। गलतियों से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और किताब का सुझाव बहुत सीधा है। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे जल्दी, स्पष्ट रूप से और पूरी जिम्मेदारी से मान लीजिए। आईटी कंपनी के सीईओ जॉन इमले का किस्सा है। उन्होंने एक भाषण में मजाक में केन और बाबी डॉल के बारे में कुछ कह दिया। उन्हें नहीं पता था कि दर्शकों में उनकी सबसे बड़ी ग्राहक कंपनी मेटल, जो बारबी बनाती है, के प्रमुख भी बैठे हैं। वो बहुत नाराज हो गए। ओहो, फिर क्या हुआ? इमले ने क्या किया? उन्होंने तुरंत माफी मांगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो सालों तक जब भी उस क्लाइंट से मिलते, अपनी उस गलती का जिक्र करते और माफी मांगते। आखिरकार सालों बाद उन्होंने उस क्लाइंट का भरोसा वापस जीत लिया। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। और दूसरों की गलतियों पर आलोचना करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? समझदार दोस्त ने समझाया कि किसी को गलत साबित करके आपको क्या मिलता है? शायद क्षणिक संतुष्टि, लेकिन आप एक दोस्त खो सकते हैं या किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। सही बात है। बेहतर है कि दोष देने के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसा एनालॉग डिवाइसेस कंपनी के चेयरमैन रेस टाटा करते हैं। जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो ये नहीं पूछते किसकी गलती है, वो पूछते हैं हम इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इससे माहौल सकारात्मक रहता है और लोग गलतियों से सीखते हैं। ये रवैया तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। अब बात करते हैं लक्ष्य तय करने की। क्यों जरूरी है लक्ष्य बनाना? लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन लक्ष्य कैसे होने चाहिए? स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण, लेकिन प्राप्त करने योग्य। यूजीन लैंग का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। वो न्यूयॉर्क के हार्लेम इलाके के एक स्कूल में अपनी पुरानी छठी कक्षा में भाषण देने गए। वहां उन्होंने अचानक एक वादा कर दिया। क्या वादा? अगर तुम लोग हाई स्कूल पास कर लोगे तो मैं तुम सब के कॉलेज की फीस भरूंगा। उस इलाके में हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन लैंग के इस वादे ने उन बच्चों में एक उम्मीद जगा दी। तो क्या हुआ, पास हुआ बच्चे? नतीजा, उस क्लास के 54 के में से 50 बच्चों ने हाई स्कूल पास किया और उनमें से कई कॉलेज भी गए। एक स्पष्ट लक्ष्य ने उनकी जिंदगी बदल दी। अविश्वसनीय। एक वादे ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। टेनिस स्टार आर्थर एश भी तो ऐसे ही छोटे छोटे लगातार लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े थे। हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे विंबलडन जीतना है। उन्होंने छोटे लक्ष्य बनाए। आज बेहतर खेलना है, इस हफ्ते रैंकिंग सुधारनी है, अगले महीने ये टूर्नामेंट जीतना है। छोटे छोटे कदम उठाकर ही वो शिखर तक पहुंचे। और नोटरडेम यूनिवर्सिटी के मशहूर फुटबॉल कोच लू होल्ट्स का किस्सा। वो बचपन में इतने दुबले पतले थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी फुटबॉल खेलेंगे या कोच बनेंगे। लेकिन उनके पास एक सपना था, एक लक्ष्य था और उसे पाने का दृढ़ निश्चय, मतलब लगन। हाँ बिल्कुल। लक्ष्य पाने के लिए फोकस और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है, जैसा मार्गरेट थैचर ने राजनीति में दिखाया, ट्रायएथलीट डेव स्कॉट ने खेल में या निवेश बैंकर टॉम सॉन्डर्स ने बिजनेस में। और इन सब के साथ एक और चीज बेहद जरूरी है, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखना। कार्नेगी ने कहा भी है, हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी हमारे विचार इसे बनाते हैं। मुझे हॉकी खिलाड़ी डेनिस पॉटविन का उदाहरण याद आता है। विरोधी टीम के फैंस उन पर चिल्लाते थे, गालियां देते थे, चीजें फेंकते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे नजरअंदाज करना सीखा, अपना ध्यान खेल पर रखा। ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन जरूरी है। एक और कहानी मार्शल कॉगिन और उनके परिवार की है। उनका बिजनेस फेल हो गया और उन्हें अपना सपनों का घर बेचना पड़ा। ये किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा होता। लेकिन उनकी पत्नी मॉरीन ने बच्चों से क्या कहा? उन्होंने कहा, हाँ हमारे पास अपना मकान नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अच्छा अपार्टमेंट तो है। हम सब साथ हैं, तुम्हारे डैडी स्वस्थ हैं और वो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी ही सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। वाह! और वाकई ऐसा हुआ भी। उनका वो सकारात्मक नजरिया ही उनकी ताकत बना। कितनी प्रेरणादायक बात है। हाँ, और सकारात्मकता संक्रामक होती है। एक लीडर का सकारात्मक रहना पूरी टीम में जोश भर देता है। मैरी के ऐश को देखिए, उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई, वो भी तब जब वो अपना कॉस्मेटिक्स बिजनेस शुरू करने वाली थी। लोगों ने कहा अब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। पति की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद
उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो कितनी बड़ी कंपनी है। या डेविड लूथर की रणनीति, वो कहते हैं मैं अपना 90% ध्यान उन लोगों पर लगाता हूं जो हाँ कहते हैं और सिर्फ 10% उन पर जो ना कहते हैं। इससे उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। और जूलियस सीजर का वो क्लासिक उदाहरण, जब वो ब्रिटेन पर हमला करने गए तो उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी। क्यों? ताकि सैनिकों के पास पीछे हटने का कोई विकल्प ही ना बचे, सिर्फ लड़ने और जीतने का जज्बा रहे। हाँ, ये तो सुना है, मतलब बंद बोट्स। बिल्कुल, ये है सकारात्मक निश्चय की ताकत। तो कुल मिलाकर हमने आज जो भी बातें की, चाहे वो सच्ची प्रशंसा हो, दूसरों का नजरिया समझना हो, सच्ची दिलचस्पी लेना हो, लोगों को प्रेरित करना हो, टीम बनाना हो, गलतियों से सीखना हो, लक्ष्य बनाना हो या सकारात्मक रहना हो, इन सब के मूल में एक ही बात है, मानवीय स्वभाव को गहराई से समझना और उसका सम्मान करना। डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत 100 साल बाद भी आज की इस भागदौड़ भरी तकनीक से चलने वाली दुनिया में उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हम सब के अंदर ही है। जैसा कि किताब का शीर्षक ही हमें याद दिलाता है, आप भी लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, लीडरशिप कोई पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आप भी लीडर बन सकते हैं किताब हमें यही विश्वास दिलाती है। याद रखिए, हर व्यक्ति में एक लीडर छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने, निखारने और सही दिशा देने की। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड के इस एपिसोड ने आपके अंदर के लीडर को जगाने में मदद की होगी। अगर आपको हमारे इस प्रयास से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को एक दमदार लाइक जरूर दें और लीडरशिप की ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारे चैनल द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, अपनी टीम और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप भविष्य में एक लीडर के रूप में देखते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आपको ये समरी कैसी लगी और आप अगली कौन सी किताब पर पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब आज का वो सवाल जो लीडरशिप की सबसे गहरी परत को छूता है। हमने कई गुणों की बात की, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके अनुसार एक महान लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? वो एक क्वालिटी क्या है जिसके बिना कोई लीडर नहीं बन सकता? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिएगा। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि महान लीडर हमेशा दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक और शक्तिशाली किताब के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक के लिए नेतृत्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।